So in our last lecture, we discuss about the acceptance angle and acceptance cone. ये acceptance angle क्या रहता है, acceptance cone क्या रहता है, we have studied it. कि अगर suppose हमारा angle of incidence है external, वो अगर acceptance angle से कम है, तभी हमारा जो लाइट रे है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से, फाइबर ऑप्टिक कोर से इजीली जिगजैग मैनर में प्रोपेगेट हो सकती है. अगर हमारा जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंस एंगल है, एक्सटर्नल इंसिडेंस एंगल, वो अगर सपोज एक्सेप्टेंस कोन या एक्सेप्टेंस एंगल से अगर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो वेव रहती है वो वेव फाइबर ऑप्टिक कोर से प्रोपेगेट नहीं हो सकती. सपोज ये एक्सेप्टेंस एंगल है, और एक्सेप्टेंस एंगल से सपोज हमारी जो रे है या हमारा जो एंगल है इंसिडेंस एंगल, सपोज वो ज़्यादा है, तो ये रे क्या हो जाएंगी, ये ऐसी यहाँ पे ट्रांसमिट होंगी, और ये जो एंगल है यहाँ पे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा. तो ये इंसिडेंस एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, तो ये रे एस्केप हो जाएंगी क्लैडिंग में और वो लॉस्ट हो जाएंगी. अगर सपोज हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस एंगल, एक्सटर्नल इंसिडेंस एंगल, मतलब जब हम एयर से फाइबर ऑप्टिक के कोर में जब हम लाइट इंसर्ट करते हैं, वो एंगल इस नॉर्मल के हिसाब से हम लेंगे, वो इस नॉर्मल के हिसाब से, वो सपोज अभी कम है मतलब ये एक्सेप्टेंस एंगल से कम है, तो ये रे यहाँ से ऐसी ट्रांसमिट होंगी, ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे वो स्ट्राइक होंगी, और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा यहाँ पे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, वो क्रिटिकल एंगल से ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहने के कारण फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, और ऐसे जिगजैग मैनर में फाइबर ऑप्टिक के कोर से प्रोपेगेट होगा. ठीक है. सो अवर एक्सटर्नल एंगल ऑफ, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, एयर से जब हम कोर में जब लाइट इंसर्ट करते हैं फाइबर के, तो वो जो एक्सटर्नल इंसिडेंस एंगल है वो ऑलवेज एक्सेप्टेंस एंगल से कम रहना चाहिए. ओके. तो एक्सेप्टेंस एंगल मतलब मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल होता है, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल होता है एक्सटर्नल, कि जिस एंगल पे यहाँ पे हमें कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जो एंगल रहता है हमारा इंसिडेंस एंगल, वो क्रिटिकल एंगल इतना रहता है. ओके. और आपको तो मालूम है कि जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं या प्रोपेगेट करते हैं, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो ऑलवेज क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहना चाहिए. ठीक है. तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल एपर्चर. अब न्यूमेरिकल एपर्चर ये क्या है? न्यूमेरिकल एपर्चर इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल. ओके. कि वो कितनी लाइट गैदर कर सकती है. ओके. न्यूमेरिकल एपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल थीटा इन मैक्स. मतलब जो थीटा इन मैक्स हमने स्टडी किया था, थीटा इन मैक्स क्या है, हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है. उस एंगल से ज्यादा अगर उस एंगल से ज्यादा, एक्सेप्टेंस एंगल मतलब कि वो मैक्सिमम रहता है, उससे ज्यादा अगर इंसिडेंस एंगल रहा, एक्सटर्नल इंसिडेंस एंगल अगर ये थीटा इन मैक्स मतलब एक्सेप्टेंस एंगल से अगर ज्यादा रहा, तो वो लाइट फाइबर ऑप्टिक के कोर से प्रॉपरली जिगजैग मैनर में प्रोपेगेट नहीं हो सकती, वो लॉस्ट हो जाएंगी. क्यों लॉस्ट हो जाएंगी? क्योंकि जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस में हमारा जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा, इसीलिए. ठीक है. तो न्यूमेरिकल एपर्चर ये क्या है? साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल, एंड इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी. इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन -1 टू +1. इसकी वैल्यू -1 से +1 तक रहती है. सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द न्यूमेरिकल एपर्चर. न्यूमेरिकल एपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा इन मैक्स. Okay. Now let us obtain the expression for the numerical aperture. Numerical aperture is equal to under root of n1 square minus n2 square. ये हमने ये कैसे आया? क्योंकि साइन थीटा इन मैक्स जो है उसकी वैल्यू क्या रहती है, वो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था. देखो, साइन थीटा इन मैक्स इज इक्वल टू n1 अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ठीक है. थीटा इन मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स. साइन इनवर्स अगर हमने यहाँ पे लाया तो ये क्या हो जाएगा, वो साइन थीटा इन मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ठीक है. तो हमने क्या किया यहाँ पे, साइन थीटा इन मैक्स की जगह पे अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिखा. बट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इंटू
n1 प्लस n2, ये फार्मूला आपको मालूम है मैथमेटिकल, तो हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। Na न्यूमेरिकल एपर्चर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 माइनस n2 इंटू n1 प्लस n2। ठीक है, let delta is equal to n1 minus n2 by n1 be the normalized difference between the refractive index of the core and cladding। ये normalized difference है core and cladding interface में, where n1 is the refractive index of core and n2 is the refractive index of cladding। ठीक है, ये normalized difference है, उसको हम डेल्टा लिखेंगे यहाँ पे। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू डेल्टा n1, इस फार्मूला का यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं n1 माइनस n2 इज इक्वल टू डेल्टा n1। ये n1 ये हमने इधर भेज दिया, तो इक्वेशन में ये पुट करो, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करो, n1 माइनस n2 की जगह पे डेल्टा n1 पुट करो, तो Na इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा n1 माइनस n2 की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, डेल्टा n1। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा n1 इन ब्रैकेट n1 प्लस n2, दिस इज n1 प्लस n2। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि n1 और n2 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। तो हम दोनों को सेम लिखेंगे, n1 और n2 हम उसको n1 नहीं बोलेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, ट्वाइस n1 मिलेगा। तो ये ट्वाइस n1 हमने यहाँ पे पुट किया, टू द पावर 1/2 मतलब ये स्क्वायर रूट है। तो डेल्टा इंटू ये n1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा 2n1 स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 1/2 मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है। सो Na इज इक्वल टू n1 इन ब्रैकेट 2 डेल्टा टू द पावर 1/2 मतलब 2 डेल्टा ये क्या है, अंडर रूट में, स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर रूट में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द न्यूमेरिकल एपर्चर। ये न्यूमेरिकल एपर्चर का एक्सप्रेशन है, इस पे प्रॉब्लम भी हमें पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एपर्चर LHS और RHS हम कंबाइन करेंगे यहाँ पे। LHS इज इक्वल टू RHS से, क्योंकि न्यूमेरिकल एपर्चर क्या लिया था हमने यहाँ पे, एन अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो है ये अभी हमने डिराइव किया, n1 इन ब्रैकेट n1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। ओके, तो उसको दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे हम, तो स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब 1/2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n1 स्क्वायर डेल्टा। तो डेल्टा एक साइड रखेंगे, बाकी सब टर्म इधर भेज देंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस n1। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा। Now Na is equal to the sin of acceptance angle and it is the figure of merit of optical fiber। ये ऑप्टिकल फाइबर की फिगर ऑफ मेरिट भी उसे हम बोलते हैं। Na is usually used to measure the magnitude of the acceptance angle। acceptance angle के मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। Then the numerical aperture describe the light collecting ability of the fiber। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसकी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी ऑफ अ फाइबर। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है, न्यूमेरिकल एपर्चर इज नथिंग बट अ लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी ऑफ अ फाइबर। वो पर्टिकुलर फाइबर कितने लाइट को कलेक्ट कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी है उसको हम न्यूमेरिकल एपर्चर बोलते हैं। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इनर टेल्स अस अबाउट द एबिलिटी टू कपल लाइट इनटू ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से हम कितने लाइट कपल कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ये भी हमें न्यूमेरिकल एपर्चर से पता चलता है। The amount of external light that can be accepted by an optical fiber increases with increase in value of Na। Na की वैल्यू जितनी इंक्रीज होती है उतनी उस फाइबर की लाइट कलेक्ट करने की एबिलिटी बढ़ती है। The Na does not depends on the diameter of the fiber core, but in practice the large core fiber tends to have larger value of Na। The Na does not depends on the diameter of the fiber core। फाइबर कोर के डायमीटर पे वो डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, but in practice the large core fiber tends to have larger value of Na। okay, so ये होगा हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लाइट प्रोपेगेशन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट प्रोपेगेट होने का क्या प्रिंसिपल है, हमने ऑलरेडी ये बहुत बार देखा है कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो क्लैडिंग से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, फिर लाइट रे ग्लास फाइबर में एंटर करते हम फ्रॉम वन एंड ऑफ विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एक्सटर्नल एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, जो हमने एक्सेप्टेंस कोन एक्सेप्टेंस एंगल देखा था, तो वन साइड से हम रे उसमें एंटर करते हैं। उसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है बाहर वाला, वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद
कोर क्लैडिंग इंटरफेस में जो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो बेंड होनी चाहिए. The light ray travel towards the side of the glass core, it again bends away from the normal. मतलब वो ऐसी बेंड होनी चाहिए. देखो इस फिगर से हमें पता चलता है. ये फिगर बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया. ये बाहर से लाइट हम इंसिडेंस करते हैं कोर में, फिर कोर से वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे क्या होती है, वो स्ट्राइक होती है. उसके बाद वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है. ओके, सो ऐसा ये लाइट क्या होती है, उससे प्रोपेगेट होती है. तो ये जो थीटाइन रहता है, ये थीटाइन ऑलवेज क्या रहना चाहिए, ये यहाँ पे जो एंगल रहता है, कौन सा एंगल, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ऑलवेज क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहना चाहिए. ओके, सो ये दिस इज द लाइट प्रोपेगेशन प्रिंसिपल इन ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. ओके, ये बहुत बार हमने देखा है. और लाइट ऐसी झिकझैक मैनर में फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होती है. So the light travels from one end to the other end of the glass is said to have the guided through the fiber. इसलिए उस फाइबर को लाइट गाइडेड मीडिया बोलते हैं. लाइट stays inside the fiber and does not escape through the walls because the total internal reflection takes place. अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया तो लाइट एस्केप नहीं होती, ये फाइबर ऑप्टिक कोर से वो एस्केप नहीं होती, वो पूरी वापस आती है सेम मीडियम में, मतलब कोर में. तो कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन, और एक बार रिपीट करता हूं मैं, दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इफ फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाइड. पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कोर शुड बी हायर देन द क्लैडिंग. जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो क्लैडिंग से हमेशा क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए. ये बात आप याद रखो. The angle of incidence theta in of the light entering the fiber should be greater than the critical angle. Okay, ये जो एंगल है थीटा इन, ये इस क्रिटिकल एंगल से हमेशा क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए. So these are the two important conditions for the total internal reflection. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गए तभी लाइट फाइबर ऑप्टिक के कोर से प्रोपेगेट होगा. ओके, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी है. न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. सो ये न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं. देखो सपोज एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे. फॉर सिलिका ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर लेयर इज 1.56 and that of the cladding is 1.35. Calculate critical angle, then relative refractive index, न्यूमेरिकल एपर्चर एंड एक्सेप्टेंस कोण, ये पूछा है. तो गिवन क्या है, N1 गिवन है. देखो फॉर सिलिका ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर लेयर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब N1 कितना है 1.56 एंड दैट ऑफ द क्लैडिंग इज 1.35. तो N2 कितना है 1.35. अगर यहाँ पे क्लैडिंग कोर नहीं दिया रहेगा तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है वो कोर की रहती है, मतलब N1 की रहती है, और जो सबसे कम रहती है वो क्लैडिंग की रहती है. तो N2 भी यहाँ पे दिया है. तो क्या पूछा है, क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2/N1. ओके, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है. तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ N2/N1. तो साइन इनवर्स ऑफ N2 दिया है, N1 दिया है, ये वैल्यू इसमें पुट करो और कैलकुलेट करो डिग्री में, तो आपको ये वैल्यू मिलेंगे. सो क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट 59.92. मतलब इंसिडेंस एंगल इस एंगल से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी लाइट प्रोपेगेट हो सकती है, मतलब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी. इससे अगर कम रही इंसिडेंस एंगल तो वो लाइट रे क्लैडिंग में चली जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है. ओके, देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला हमें मालूम है, डेल्टा इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस N1 स्क्वायर. तो N1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे N2 की पुट करो, यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट करो, और आपको आंसर मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 0.125. उसको परसेंटेज में अगर फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 12.5%. ये होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. न्यूमेरिकल एपर्चर, उसके 2-3 फार्मूले हैं, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द विच पैरामीटर्स आर गिवन, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा फार्मूला यूज करना है. सो N इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर. N1 N2 मालूम है, वैल्यूज पुट करो एंड गेट द आंसर. 0.878 इज द न्यूमेरिकल एपर्चर.
न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू ऑलवेज 1 या -1 के बीच में ही रहेंगी। एक्सेप्टेंस एंगल क्या है? थीटा साइन थीटा इन मैक्स इज इक्वल टू न्यूमेरिकल एपर्चर है, हम मालूम है। So theta in max is equal to sin inverse of Na. तो theta in max नथिंग बट और एक्सेप्टेंस एंगल। थीटा इन मैक्स क्या रहता है हमारा? एक्सेप्टेंस एंगल। तो साइन इनवर्स ऑफ Na न्यूमेरिकल एपर्चर हमने फाइंड किया है ऑलरेडी 0.78। तो यहाँ पे 0.78 पुट करो, यहाँ पे 0.78 पुट किया, सो यू विल गेट द वैल्यू 51.2 डिग्री इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस एंगल। सो इस तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिए हुए, आप उसकी प्रैक्टिस करो घर पे। And if you find any problem, then we will solve it in our next lecture. Okay. So our next topic is the splicing technique that we will see in our next lecture.